दूसरा इंचार्ज ना आके उसको हैंडल करे। इसीलिए आपने दूसरे जो स्टाफ है उसके आने का इंतज़ार करना है। जब तक दूसरा इसको और कोई डॉक्टर या डिस्पेंसर आके अपने मरीज़ को तब तक इसकी ड्यूटी ना करे, आपने अपनी जगह नहीं छोड़नी और अपनी ड्यूटी और शेड्यूल का ख्याल करना है। इसमें अब ये डिस्पेंसर ड्यूटी औकात के अलावा ऑन कॉल होना ज़रूरी है। इसके लिए आपने आमद-ओ-रफ्त के बारे में अपने इंचार्ज को साफ आगाह भी करना है। अगर आप कोई काम में फंसे होते हैं या फिर आपको कोई ज़रूरी काम आ जाता है तो आपने अपने इंचार्ज को उसके बारे में आगाह करना ज़रूरी होती है। इसलिए आपको मोबाइल भी रखना ज़रूरी होगा और आप ऑन कॉल के ज़रिए उसे अपनी जो भी मुश्किलात होंगी वो उसे बता सकेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसे बता पाएंगे, ताकि आपको जो भी आप उसके ऑन कॉल के ज़रिए उसे अपने इंचार्ज को आगाह करें जाए। रोज़ाना ड्यूटी पर पहुंचते ही सबसे पहले अपने मुतलका सामान को चेक किया जाए। अगर शिफ्ट हो तो ओवर लेने से पहले मुतलका सामान चेक करना चाहिए और चार्ज देकर जाना चाहिए। रोज़ाना ड्यूटी पर पहुंचते ही इस्तेमाल का अहम सामान बीपी ऑपरेट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, शक्कर मशीन और मोबाइल लाइट, टॉर्च, स्टेरिलाइज़र, ऑटोक्लेव की सही कारकर्दगी चेक कर ली जाए और किसी भी फ़नी खराबी को मुतबादिल इंतज़ाम बर वक्त पेश कर ली जाए। मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले ख़त्म होने के मियाद और वक्त मकदार, मतलब क्या उसकी मेडिसिन जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी एक्सपायरी डेट और जो भी उसकी इशू डेट होगी वो आप उसके मुताबिक ही, जो भी उस पर आपकी इंडिकेशन लिखी होती हैं उसके मुताबिक आप उसको मेडिसिन को आपने वो रखना भी पड़ता है। मतलब कि उस टेम्परेचर में उसको रखना पड़ेगा। जब भी मरीज़ को लगानी पड़ेगी पहले उसकी इंडिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही आप मरीज़ को वो डोज लगाइएगा। अब आता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल ड्रेसिंग, सिरिंजें तसल्ली बख्श स्टेरिलाइज होनी चाहिए। मतलब कि जो भी आपकी जो इंजेक्शन होते हैं, जो भी आपकी सिरिंजें होती हैं, पहले उसको स्टेरिलाइज करना ज़रूरी है, वरना इससे इन्फेक्शन हो सकता है, आपको इससे एड्स की बीमारी भी हो सकती है और आप उससे अजियत ना, मतलब कि हेपेटाइटिस, आपको ये भी बीमारी हो सकती है। और सानहा डाइजेस्टर्स, इमरजेंसी के लिए तमाम ज़रूरी सामान, दवायात, अस्पताल, हेल्थ सेंटर, इमरजेंसी रूम मौजूद होनी चाहिए। मतलब कि किसी भी आपको कोई सानिया हो सकता है, कोई भी इमरजेंसी काम हो सकता है, तो उसके लिए आपके पास एक इमरजेंसी रूम होना ज़रूरी है। सानहात और देगर एमरजेंसीज के लिए मोबाइल ड्यूटी के लिए दवायात सामान की कट तैयार और मौजूद हो और मयार और तवक्कुआत पूरा उतरने के लिए खुद भी हर लम्हा ज़िंदगी को तैयार नहीं चले। अगर कोई भी हादसा पेश आता है तो आपके लिए उसके सबसे पहले उसकी आप जो फर्स्ट एड किट होती है वही मौजूद होनी चाहिए और आपके मोबाइल भी हर वक्त ऑन होना चाहिए, ताकि आप जल्द से जल्द कोई भी बर वक्त काम कर सकें। और फ़नी ज़रूरियात मयार की पेश नज़र बीपी ऑपरेट्स, थर्मामीटर, ड्रेसिंग ट्रॉली, सर्जिकल ट्रॉली, ऑक्सीजन सिलेंडर, शक्कर मशीन, ऑटोक्लेव, देगर मेडिकल आलात का दुरुस्त इस्तेमाल करने, दुरुस्त रखने के मालिक होनी चाहिए। मतलब कि खिलाफ इमरजेंसी फर्स्ट एड देने से पहले CPR हालत होनी चाहिए। मतलब कि जो भी आपका जो सानिया होता है उसमें सबसे पहले आपको ऑक्सीजन सिलेंडर, ट्रॉली, जो भी आपकी जो नीड होती हैं उनको पहले अपने फ्रेश हालत में रखना ज़रूरी होता है, ताकि जब कोई भी मरीज़ आ सके सब चीज़ आपके पहले से रेडी होनी चाहिए, ताकि उसके आने से पहले आप हर काम वक्त पर कर सकें, ताकि मरीज़ की जान बच सके। अब आते हैं टीका लगाने वाली आई लाइन में टीन और करने और ड्रेसिंग की मारज होनी है। टीका लगाने वाली IV लाइन मेंटेन, मतलब कि उसकी जो IV लाइन होती है, जो आपको किसी भी आप जो मरीज़ के जिस्म में जब सिरिंज वो लगाते हैं, वो सिरिंज में आप IV लाइन को, मतलब कि वो उसकी मज़ीद जो भी उसकी वेन होती है वो एग्जैक्ट पॉइंट पर आपने को वेन लगानी होती है और वेन लगाने के बाद आपने उस पर जो भी है आपने इंजेक्शन वो लगाना ज़रूरी होता है। स्टॉक रजिस्टर में दवायात और सामान का बर वक्त इंदराज होना चाहिए, जबकि एक्सपेंस रजिस्टर दवायात में वसूली मालगाना दायर करना चाहिए। तमाम दवायात सामान डिस्पेंसरी और डिब्बों और बोतलों पर नाम लेबल लगाकर हो और आगे इसकी तादाद मकदार के बारे में मौजूद कार्बन कार्ड और बार से इंदराज करना चाहिए। डिस्पेंसर में दवायात को खुद तैयार करने वक्त फार्माकोपिया के फार्मूले के मुताबिक सही नाप और तोल का इस्तेमाल कीजिए। मतलब ये हो कि जब भी आप डिस्पेंसर में काम कर रहे होते हैं, जो भी दवा आपने बनानी होती है उसमें सबसे पहले आप उसका फार्मूला और उसकी जो भी मकदार होती है वो आपको सही तरह मालूम होना चाहिए। इससे पहले आप उसकी वो बुक भी होती है वो भी सामने रख कर वो भी आप कर सकते हैं कि कितनी मकदार चाहिए इस दवाई को बनाने के लिए और किस टाइम देनी है ये मरीज़ को। अब आते हैं जिस शीशी में मरीज़ को दवाई दी जाए उस पर लेबल लगाकर दवा का नाम, मरीज़ का नाम, खुराकों का नाम और निशान तरीका इस्तेमाल करना चाहिए और गोलियां और कैप्सूल लिफाफे में डाल के देना। मतलब कि जो भी शीशी में आप मरीज़ को दवाई डाल के देते हैं आपने उस पर नाम लिखना है और जो भी उसका काम होगा वो भी लिखना है और फिर जाके हमने उसको मरीज़ को देनी है और आपको उसका टेम्परेचर जो भी है अगर उसको फुल मिक्स करके देनी है और
ये भी कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा डॉक्टरों के मुंह से, आपने ये भी जो और जो भी डिस्पेंसर होते हैं, जो आपको जो कैप्सूल या फिर जो भी क्या वो शीशी देते हैं, मतलब कि जो भी आपको जो सिरप देते हैं वो कहते हैं कि इसको पीने से पहले आप इसे शेक ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो इसके जो ज़रात होते हैं, मतलब कि जो आप में मिक्स होने वाली होती हैं वो मिक्स हो जाए मुकम्मल तौर पर। जो जो गाढ़े होते हैं ना, इसमें जो जो भी इसके जो सिक्रेशन होते हैं वो गाढ़े हो जाते हैं ना, उसको आप जब के हिला सकते हैं तो फिर ये दोनों आपस में मिक्स हो गए जो सॉलिड हो जाते हैं, फिर आप उसको पी सकते हैं। अब आते हैं मेडिसिन की तैयारी। इस्तेमाल से पहले तहरीर शुदा नुस्खा को बगौर पढ़ लेना चाहिए। मामूली गलती से रद्द बदल से जानी नुकसान हो सकता है। खतरनाक जहरीली दवाइयाँ को बाकी दवाइयों से अलग महफूज ताला बंद अलमारी में रखना चाहिए। अलमारी के ऊपर जहरीली दवाइयाँ का लेबल लगा कर रखें। मतलब कि मेडिसिन की तैयारी में जो भी आपको चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए आपने वो इस्तेमाल करनी है। कोई दूसरा केमिकल डालेंगे तो आपको वो नुकसान हो सकता है इससे। अगर आपने जो मरीज़ को भी देनी है, आपने इंडिकेशन उसको बता के देनी है कि आपने दिन में इतने टाइम खानी है, और ये एक गोली खानी या फिर 2 गोली खानी है। अगर आप उसको डबल डोज बता देंगे तो इससे आप वो मरीज़ की जान का नुकसान भी हो सकता है। अब आते हैं मैं क्लाइंट्स को टीके लगाना। बाज़ टीके टेस्ट डोज देना ज़रूरी है। तमाम टीके लगाने से पहले टेस्ट डोज ज़रूरी देनी चाहिए। और ड्यूटी के दौरान नोसोमिकल डिजाइज़र से लोगों को बचाने और महफूज रखने के लिए बेहतर इक़दाम एहतियात करना ज़रूरी है। ऑपरेशन थिएटर में मामून के तौर पर काम करना। ऑपरेशन थिएटर स्टरलाइजेशन का ख्याल रखना। मरीज़ को इंचार्ज एमबीबीएस डॉक्टर की साहब की हिदायत के मुताबिक तैयार करना और एमबीबीएस डॉक्टर ऑफिसर की मावनत करना। ख़ास तौर पर बुनियादी मरकज़ सेहत और देही मरकज़ सेहत में एमबीबीएस मेडिकल ऑफिसर की गैर मौजूदगी में शोबा आउटडोर ओपीडी चलाना। नुस्खा जात पर तजवीज़ करना। जीआरडी और सब सेंटर पर बतौर इंचार्ज फ़राइज़ अंजाम देना। शोबा आउटडोर ओपीडी चलाना। नुस्खा जात डिस्क्रिप्शन तजवीज़ करना और ज़्यादा बीमार या ज़ख्मी मरीज़ों को फर्स्ट एड देकर बड़े अस्पताल रेफ़र करना। अगर आपके पास जो भी मरीज़ आता है जो भी आपके जो इलाके और देही इलाकों में जो भी अस्पताल होते हैं, मतलब छोटे से जो हेल्थ सेंटर होते हैं, कोई मरीज़ आता है तो आप उसको फर्स्ट एड देकर फौरी तौर पर फर्स्ट एड तो दे सकते हैं, मगर जब उसकी हालत ज़्यादा क्रिटिकल हो तो आप उसे कोई बड़े अस्पताल में रेफ़र कर सकते हैं। आप उसे कह सकते हैं कि आप इस अस्पताल में इसको ले जाएँ, और आप उसके लिए आपको एम्बुलेंस होना ज़रूरी है ताकि उसको बड़े अस्पताल में मुंतकिल कर सके। पर्ची फीस जमा करना, इसका रिकॉर्ड दुरुस्त और बरकरार रखना। रकम मुतलका बैंक में बरक सरकारी खाते में जमा करवाना। जो भी मरीज़ सबसे पहले अस्पताल में आता है तो सबसे पहले उसकी पर्ची बनाते हैं और उसकी फ़ीस जमा करके उसका रिकॉर्ड देते हैं, और रिकॉर्ड देकर उसको जो भी आपके पास जो कंप्यूटर होगा, जो रिसेप्शन में बैठा होगा, वो उसे चाहिए कि फ़ौरी तौर पर उसको बैंक में, सरकारी बैंक में जमा करें ताकि उसका रिकॉर्ड कायम हो सके। बुनियादी मरकज़ और देही मरकज़ में ब्लड की निगरानी करना और बाउंड्री वॉल की अंदरूनी जगह पर खुदरत प्लान और लान बनवाना। खुदरत दरख्त लगवाना, उनकी हिफाजत पर तवज्जो देना। मतलब कि जो भी देही इलाकों और गाँव में जो भी हॉस्पिटल बनते हैं तो सबसे पहले आपको उसका एरिया अच्छा करना पड़ेगा। मतलब कि आसपास उसके दरख्त लगाने पड़ेंगे, एक लॉन बनाना पड़ेगा खूबसूरत सा, जहाँ पे फूल हों, पौधे हों, ताकि ऑक्सीजन अच्छी आ सके और माहौल वहाँ का खुशगवार रह सके। आला अफसरान सीनियर इंचार्ज के साथ मुवज़्ज़ना और काबिल एहतराम अंदाज में पेश आए। कोलीग के साथ भरपूर दोस्ताना ताउन और मुतहद मुशफ़क़ाना रवैया अख्तियार करें। मतलब कि जो भी ऑफिसर आते हैं सबसे पहले तो आपका इखलाक आपस में अच्छा होना चाहिए, ताकि अच्छा इखलाक होगा तो आपका हॉस्पिटल भी अच्छा चलेगा, जिससे आपको एक दूसरे के साथ अगर हर डिस्पेंसर अच्छे अखलाक और अच्छे औसाफ का मालिक होना चाहिए, ताकि सब नरमी पेश आए। मरीजों का हौसला बढ़ाना चाहिए और फलाही तंजीमों के साथ फलाही तंजीमों से जो भी NGOs के अंडर काम करते हैं उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, ताकि वो अच्छे तरह परफॉर्म करें और आपको गुड रिक्वायरमेंट दें। तो ये थी मेरी आज के टॉपिक की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मैं आपको इसकी मेन चीज़ बता दूं तो सबसे पहले इसके आपको जो भी सिरिंजें हैं, मान लो जो भी आपको सिरिंजें स्टीलाइज करना ज़रूरी है। स्टीलाइज के बाद आपको मरीज का पेश आना चाहिए और अपना जो भी अस्पताल का जो भी शेड्यूल है वो सबसे आपको बेहतर करना चाहिए। और आप ये मेरी थी आज की वीडियो, और आप मेरी वीडियो से ख़त्म होने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये थी मेरी आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही, और अल्लाह हाफिज़।